इविडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुमंत कुमार हेमंत आज झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित झारखंड स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि सचिवालय सहायक का रिक्तियां के साथ साथ बहुत से अन्य पद के लिए जो रिक्तियां निकली थी, जिसमें से शामिल है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक सह कानून गो सहकारिता प्रचार पदाधिकारी। यहाँ से आपको इन सभी पदों के लिए आपको यहाँ से जीके का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, जो आपका 3 सेट में है, यानी कि 3 गुने 30 यानी कि 90 क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये मैं सफल पब्लिकेशन के बुक से कर रहा हूँ, अच्छी बुक है, इस बुक का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये यहाँ जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा झारखंड एसएससी के अलावा रेलवे एनटीपीसी के लिए, बिहार एसएससी, बीपीएससी प्री के लिए, जेपीएससी प्री इत्यादि एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर किसे बोलते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर उसे बोलते हैं जो डायरेक्ट आपका इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता हो, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या फिशिंग, जो मत्स्य पालन का काम हो गया या फिर कृषि का काम हो गया, ये सब आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। कौन सा सेक्टर में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। और प्राइमरी सेक्टर को हम लोग बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। इसमें जो काम करते हैं उन वर्कर्स को बोलेंगे रेड कॉलर्स वर्कर्स हम लोग बोलते हैं। क्यों? तो ड्यू टू आउटडोर नेचर ऑफ द वर्क, क्योंकि जो आपका नेचर में काम करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। दूसरा आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो आपका कहलाएगा जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, जो मैन्युफैक्चर है, ये जो प्राइमरी रॉ मटेरियल का यूज करके जो प्रोडक्ट तैयार करता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जो भी काम होता है उसे हम लोग सेकेंडरी वर्कर्स बोलते हैं। और इसमें जो वर्कर्स काम करते हैं उन्हें हम ब्लू कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है टर्सरी। टर्सरी यानी कि जो सर्विस रिलेटेड हो, जो आपका बैंकिंग सर्विस में काम करता हो, जो आपका हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, जो डॉक्टर हो गया, आपका क्लासरूम हो गया, यानी कि नॉलेज सेक्टर रिलेटेड जो भी हो गया, ये आपका वाइट कॉलर के अंतर्गत आएगा। कौन सा? इसमें जो काम करेंगे वो वर्कर्स क्या कहलाएंगे? वाइट कॉलर्स। तो अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल कौन कौन से हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। तो इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र में हम आपको क्या बोले, जो डायरेक्ट आपका इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कृषि संबंधित जितना भी गतिविधियां हैं ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आएगा, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड आएगा, टर्सरी सेक्टर में यानी कि तृतीय श्रेणी में जो आएगा वो सर्विस सेक्टर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है? ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया जे.एम. किन्स के द्वारा। किनके द्वारा? जे.एम. किन्स के द्वारा। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है जिनका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या किताब का नाम है? जे.एम. किन्स का जनरल थ्योरी ऑफ, लिख देते हैं, देखिए बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये बुक किनका है? तो ये बुक के जो राइटर है जे.एम. किम्स हैं। अच्छा, ये इन्होंने कहा क्या? ब्याज दर पूर्णतः एक मौद्रिक घटना है जिनके अनुसार ब्याज की दर मुद्रा की पूर्ति एवं मांग की सापेक्षिक शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? किसी व्यक्ति के कुल आय का एक अंश उपयोग पर व्यय किया जाए तो शेष भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? शेष भाग को हम लोग बचत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेष भाग को हम लोग बचत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति
अन्यथा कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी घटती हुई लागत, बढ़ते हुए प्रतिफल की जो स्थिति कहलाती है घटती हुई लागत कहलाती है। अब आते हैं एकाधिकारी का आशय क्या है। एकाधिकार का आशय है कि आप जैसे कि मार्केट में आप इंडियन रेलवे को लीजिए, कोई दूसरा कंपटीटर इसका नहीं है तो प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा। अभी मान लीजिए टेलीकॉम कंपनी में जियो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी एयरटेल मार्केट में कुछ ना कुछ तो प्रतिस्पर्धा है। अब मात्र एक ही कंपनी जियो रह जाएगी, एयरटेल वोडाफोन ये सब नहीं रहेगा, तो जियो क्या करेगा, मार्केट को डोमिनेट करेगा, मतलब जैसा चाहेगा उस तरीका को मार्केट को चलाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है ये आपका कौन सा है, ये आपका महाराष्ट्र है। कौन सा है, महाराष्ट्र है। पहले नंबर पर कौन है, यूपी। दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर कौन है, बिहार। चौथे नंबर पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और 14वें नंबर पे है आपका जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड। झारखंड किस नंबर पे है, 14वें नंबर पे जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और 16वें नंबर पे एरिया के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान आता है। निम्नलिखित देशों में किसकी संसदीय प्रकार की सरकार है। कहाँ संसदीय प्रकार की सरकार है, तो ये जो सरकार है न्यूजीलैंड में है। कहाँ, न्यूजीलैंड की सरकार। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है। न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से लिया गया है, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में हम लोग कौन से देश के संविधान से लिए हैं, तो ये जो हम लोग लिए हैं यूएसए के संविधान से। किससे, यूएसए के संविधान से लिए हैं। इसके अलावा हम लोग यूएसए के संविधान से लिए हैं जो आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि फंडामेंटल राइट। इसके अलावा है न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय को न्यायाधीशों की हटाने की विधि एवं वित्तीय अपराध के बारे में जो भी जानकारी हमको मिलती है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने लिया है संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, जो बहुत एग्जाम में पूछता है कि एकल नागरिकता हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो ब्रिटेन से लिए हैं। इसके अलावा विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी हम लोग ब्रिटेन से ही लिए हैं। अब आयरलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में हम लोग कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन के बारे में भी हम लोग आयरलैंड से ले गए हैं। राष्ट्रपति के हाथ में पावर है कि वे 12 व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों का, जिसमें से आपका है कौन, इसको लाश के रूप में याद कीजिए, LASS, लाश यानी कि या रूप में याद कर लीजिए, यानी कि लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल, इस तरीक़ा से जो भी क्षेत्र से लोग हैं ये आपको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जिसकी संख्या अधिकतम 12 होती है। अभी आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम है रंजन गोगोई, उन्हें राज्यसभा में मनोनीत किया गया। वो भारत के कैवें मुख्य न्यायाधीश थे, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अच्छा, अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्ति का विभाजन, साथ ही संसदीय विशेषाधिकार के बारे में जो अधिकार मिलता है ये मिलता है हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी के संविधान से हम लोग को मिलता है कि आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो हमको मिलती है, आपातकाल इमरजेंसी का जो शक्ति मिलता है राष्ट्रपति को, कहाँ से मिलता है, आपका जर्मनी से मिलता है। कनाडा से हम लोग को मिलता है संघ एवं राज्य के शक्तियों का विभाजन के बारे में, साथ ही राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, साथ ही अब दक्षिण अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से हमें मिलता है संविधान में संशोधन के जो प्रक्रिया है ये हम लोग लिए हैं
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान हम लोग लिए हैं वो रूस के संविधान से लिए हैं। साथ ही जापान हमको देता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कौन देता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके साथ ही भारतीय संविधान के ऊपर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा योगदान है। ये लगभग 55 से 56% जो लिया गया है ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके या हूबहू उसे लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत के संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो बजट को कहते हैं वार्षिक बजट सेटलमेंट। क्या बोलते हैं? वार्षिक सेटलमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है? सर्वोच्च सेनाओं का सर्वोच्च प्रधान सेनापति कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति हैं। औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए भारत के आरंभिक निवासी क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? तो भारत के आरंभिक निवासी पत्थर का प्रयोग करते थे। भारतीय संत पुजारी का नाम बताइए जिन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में आयोजित धर्मों का विश्व सम्मेलन में भाग लिया। उनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। बहुत प्रसिद्ध भाषण इन्होंने शिकागो में दिया था। छत्रपति शिवाजी किसके अनुयायी थे? तो छत्रपति शिवाजी जो अनुयायी थे वो किनके थे? रामदास के अनुयायी थे। महानतम कुषाण शासक कौन था? तो कुषाण शासक जो थे कनिष्ठ थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे दाडोबा पांडुरंगा। कौन थे? दाडोबा पांडुरंगा जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। और ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे उनका नाम था राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के कौन थे? राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। निम्नलिखित में कौन सा जीवेतर यानी कि अजैव स्रोत है? तो अजैव स्रोत कौन है? इसका आंसर आपका हो जाएगा जल जो है एक अजैव स्रोत है। कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में तेल क्षेत्र कौन सा है? तो तेल क्षेत्र जो है कृष्णा गोदावरी नदी घाटी में यह है राउआ ऑफशोर ब्लॉक। कौन है? राउआ ऑफशोर ब्लॉक। निम्नलिखित में कौन सा जनजाति मणिपुर में पाया जाता है? तो मणिपुर में जो जनजाति पाया जाता है उसका नाम है कुक्की। क्या नाम है? मणिपुर में जो जनजाति पाया जाता है कुक्की जनजाति पाया जाता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो कुक्की के अलावा मणिपुर में पाया जाने वाला जनजाति है नागा, मेटिस और पालगालस। कौन कौन है? कुक्की जनजाति, नागा जनजाति, मेटिस जनजाति और पालगालस जनजाति जो पाया जाता है आपका मणिपुर में पाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा में जो जनजाति पाई जाती है उनमें से प्रमुख जनजाति का नाम है जुआंग, खारिखरिया, खोंड और भूमिज। क्या क्या हम बोले? जुआंग, खरिया, खोंड और भूमिज। झारखंड में यूँ तो 32 जनजाति हैं। उनमें से प्रमुख जनजातियों का नाम है मुंडा, ओरांव, संथाल, हो, बिरोह। ये सब जो है महत्वपूर्ण जनजाति थे। अब राजस्थान में कुछ जनजाति पाए जाते हैं जिसमें से प्रमुख हैं भील, ग्रासिया, मीना। बहुत सा मीना का तो नाम सुने हैं। मीना, बंजारा, सांसी, सनारिया। ये सब जो जनजाति हैं राजस्थान से। क्या क्या हम बोले? भील, ग्रासिया, मीना, बंजारा, सांसी और सहारिया। गुजरात में पाए जाने वाले प्रमुख जनजातियों का नाम है महादेव कोली, बाली, दावाम और यही सब प्रमुख है। मध्य प्रदेश में जो जनजाति पाई जाती है उसमें से जयंती सबसे प्रमुख जनजाति। कौन? जयंती जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा असम में पाए जाने वाले जनजाति का नाम है बोरो, कचारी और लिलुंग। ये सब प्रमुख जनजातियाँ हैं। तो आपका मणिपुर में कौन सा जनजाति पाई जाती है? तो कुकी जनजाति पाई जाती है। झारखंड में कौन पाया जाता है? तो मुंडा जो जनजाति पाया जाता है। तो आपको बताना है भील जनजाति कहाँ पाया जाता है और खोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि निम्नलिखित बंदरगाह पे विचार करिए जो कि आपका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में
दिया गया है, सही क्रम किसका दिया गया है। सबसे पहला जो बंदरगाह है ये है आपका मछलीपट्टनम का किसका है, मछलीपट्टनम का बंदरगाह। उसके बाद चेन्नई, देखिए ये पहला नंबर पे है चेन्नई, दूसरा नंबर पे है और नागीपट्टनम, तीसरा नंबर पे है टुट्टी कोरिन, चौथा नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला नंबर पे मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागीपट्टनम और टुट्टी कोरिन। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आते हैं। तो सांता क्रूज क्या है, सांता क्रूज जो है मुंबई में एक घरेलू विमानपट्टन है। क्या है, घरेलू, जहाँ पर घरेलू डोमेस्टिक फ्लाइट उतरता है। मुंबई में एक घरेलू विमानपट्टन को हम लोग बोलते हैं सांता क्रूज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैविक यानी कि बायोलॉजी के जनक किन्हें बोला जाता है, तो बायोलॉजी के जनक अरस्तु को बोला जाता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है एरेनकाइमा पाया जाता है। एरेनकाइमा किसमें पाया जाता है, तो एरेनकाइमा आपका जलीय पौधे में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तो जलीय पौधे में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। विटामिन बी के कमी से जो रोग होता है देखिए ये हो गया विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी के कमी से, विटामिन सी की कमी से और रिटेक्स यानी कि त्वचा रोग यानी विटामिन डी के कमी से। तब इसका एक देखिए, ए के कमी से रतौंधी, बी के कमी से बेरी, सी के कमी से स्कर्बी और डी के कमी से त्वचा कोथरों से, जिसे रिटेक्स बोला जाता है। इसके अलावा एक आप याद रखिए विटामिनों का नाम, रथ, एक, टाफी, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपको याद रखना है। तो विटामिन ए का क्या बोलते हैं, रेथिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं और विटामिन सी के एस्कर्बिक बोलते हैं। तो इसी तरीक़ा से सबका आपका नाम है जो इस तरीका कोड से आप याद रख सकते हैं। रथ एक, टाफी। लौंग क्या है, लौंग जब भी आप देखते हैं वो देखिए कली के रूप में रहता है, तो सूखी हुई कली है। क्या है लौंग, सूखी हुई कली। अब इम्पेरियल बैंक जो कि अभी स्टेट बैंक के रूप में स्थापित हुआ था, इसका गठन कब किया गया था, तो इम्पेरियल बैंक का जो गठन किया गया था 1951 ईस्वी में, 51 बोलते 1921 ईस्वी में इम्पेरियल बैंक का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1921 ईस्वी में इम्पेरियल बैंक का आपका स्थापना किया गया था। मौसम विज्ञान किसका विज्ञान है, तो ये जो है मौसम का विज्ञान है। किसका विज्ञान है, मौसम का विज्ञान है। आईपीसी के धारा के बारे में बताना है कि अप्राकृतिक यौन संबंध किससे संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद से, तो आर्टिकल 377 आपका अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता भी मिल गया। अब आते हैं आर्टिकल 376 किसको बोलते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 376 के बारे में जानिए। तो 376 जो है किसी महिला के साथ बलात्कार की जो घटना होती है, आर्टिकल 376 में इसके बारे में दिया गया है। आर्टिकल 376 के बारे में क्या दिया गया, किसी महिला के साथ बलात्कार की घटना को दिया गया है। आर्टिकल 370 क्या जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, अच्छा आईपीसी है। तो अब आईपीसी 374 किससे रिलेटेड है, आईपीसी 374 जो रिलेटेड है आपका, देखिए जो भी, देखिए आर्टिकल 370 बोले। अब आप देखिए आईपीसी 376 क्या था, आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड इसका शायद फुल फॉर्म होता है। तो आईपीसी 376 किसी महिला के साथ बलात्कार के संबंधित। आर्टिकल 377 जो है समलैंगिक के साथ, जो कि अब अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसके तहत LGBTQ श्रेणी के जो भी लोग थे इन्हें अब किसी के साथ अगर मेल है तो मेल के साथ भी अगर संबंध रखता है, फीमेल के साथ संबंध रखती है, तो इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये आर्टिकल 377 कहता है, 377 बोलता है। बट 374 बोलता है कि 374 क्या बोलता है कि जो भी कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध शर्म करने के लिए गैर कानूनी तौर पर विवश करता हो। अगर आपको कोई काम करने का मन नहीं, आपको ज़बरदस्ती कोई गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है, तो ये आपका 374 में इसके बारे में चर्चा है, जिसके तहत जो आपसे काम करवा रहा है उसको 1 साल की सज़ा भी हो सकती है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। 29 क्या बोल रहा है? 29 बोल रहा है श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन करके कारण क्या है? किस तरीका से उसका विभाजन होता है? तो परिक्षेपण के द्वारा उसका विभाजन हो जाता है श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म के साथ। श्वेत प्रकाश जब इसको प्रिज्म के साथ गुजारते हैं तो परिक्षेपण के द्वारा 7 भाग में ये विभक्त हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है पहला सेट का। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है। क्यों फैल जाती है तेल की एक छोटी बूंद? क्योंकि आपका तेल की पृष्ठीय तनाव जो सरफेस टेंशन है अधिक होती है। क्या होता है? तेल का सरफेस टेंशन अधिक होता है। आप सेट नंबर 2 पे आइए। किस पे आना है आपको? सेट नंबर 2 पे आना है। तो प्रमुख क्वेश्चन इसमें भी 30 क्वेश्चन है सेट नंबर 2 में। तो ये सब क्वेश्चन के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो पहले आपको पनामा नहर के बारे में जानना है कि पनामा नहर कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है। तो पनामा नहर जो जोड़ती है अटलांटिक ओशन को वो पैसिफिक ओशन में जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन में जोड़ती है पनामा नहर। अच्छा, इसका जो लेंथ है 82 किलोमीटर। कितना लेंथ है? 82 किलोमीटर है। 82 किलोमीटर इसका लेंथ है। और इसे 1914 ईस्वी में ओपन कर दिया गया था। कब ओपन किया गया था? तो 1914 ईस्वी में से ओपन किया गया था। 15 अगस्त 1914 को ओपन कर दिया गया था पनामा नहर, जो अटलांटिक महासागर को पैसिफिक महासागर के बीच जोड़ती है, जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। अब यहीं पे थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। स्वेज नहर के बारे में पढ़ लेते हैं। एक क्या करती है? इसका जो ओपन किया गया था 1869 में। कब ओपन किया गया था? 1869 में ओपन किया गया था। जो मेडिटेरियन सी को रेड सी में जोड़ती है। किस में जोड़ती है? तो मेडिटेरियन सी को रेड सी में इसको जोड़ देती है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1914। 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हुआ था। भारत में प्रायद्वीपीय नदी के संबंध में सबसे ऊंचा निकाय बेसिन कौन है? तो सबसे ऊंचा निकाय बेसिन है गोदावरी। कौन है? सबसे ऊंचा निकाय बेसिन है गोदावरी। और दक्षिण की गंगा अगर बोला जाए तो कावेरी बोलना है, दक्षिण गंगा बोला जाए तो गोदावरी बोलना है। देखिए, दक्षिण की गंगा, दक्षिण की, देखिए क से कावेरी भी होता है तो दक्षिण की गंगा का कावेरी हो जाएगा। और दक्षिण गंगा यानी कि वृद्ध गंगा अगर बोला जाए तो गोदावरी हम बोलेंगे। पांच जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो ये जो श्रेय जाता है आपका बिटकर को जाता है। किसे जाता है? बिटकर को जाता है। काइटिनी बाह्य कंकाल वाले जीव कौन से हैं? तो ये जीव जो हैं कीट। कीट जो हैं काइटिनी वही कंकाल वाले जीव हैं। एक व्यस्त व्यक्ति का हृदय कितना बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। कितना? 70 से 80 बार। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो नींबू में सबसे ज़्यादा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान है 7.4 है। कितना है? 7.4, जो कि बेस की श्रेणी में आता है। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा कृमि फीता कृमि है? तो फीता कृमि कौन सा है? ये टीनिया है। क्या है? टीनिया फीता कृमि है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है आपको लैक्टोमीटर से मापी जाती है। थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है और हाइड्रोमीटर से पानी मापा जाता है। पानी संबंधित जो माप होता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। और टेलगोमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो रक्तचाप को, ब्लड चाप को ना मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब होता है? तो देखिए कौन सा क्षेत्र आपका है? तो आपका निम्नतम दाब का जो क्षेत्र है पश्चिमोत्तर भारत, यानी कि अगर ये भारत का नक्शा है, प्यारा नक्शा अगर इस तरीक़े से बन रहा है, गुजरात ये हो गया, तो ये जो एरिया है गुजरात पंजाब का जो एरिया है पश्चिमोत्तर भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है समान चाल के साथ साथ
परिवर्तनीय वेग का। किसका? एक कोई वृत्ताकार है पथ है जिसके चारों तरफ कोई पिंड को हम लोग घुमा रहे हैं, तो इसमें क्या रहता है, सवा चाल जो रहेगा सब जगह समान रहेगा और वेग है जो परिवर्तनीय वेग के अंतर्गत आएगा। धारा का वाहक चालक किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है चुंबकीय क्षेत्र से है। किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। जब कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने के कारण करंट फ्लो करता है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही आपका धारा का फ्लो संभव है। 1 किलोबाइट कितने बीट के बराबर होते हैं? 1024 बीट के बराबर 1 किलोबाइट होते हैं। और एक निप्पल का वैल्यू कितना होता है? निप्पल का वैल्यू 4 बीट के बराबर एक निप्पल होता है। कितना? 4 बीट के बराबर एक निप्पल होता है। और कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो कौन है? बबेज हैं। कौन है? बबेज जो है कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये विकल्प है ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। क्या है? ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा होता है? तो लेजर प्रिंटर की तुलना में डॉट मैट्रिक्स जो होता है कम महंगा होता है, सस्ता मिलता है। KMNO को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो बीज संक्रामक के रूप में किया जाता है। किसमें? बीज संक्रामक के रूप में किया जाता है। सीमेंट बालू पानी के गाढ़े घोल को क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं ना मसाला बनाओ या फिर गाढ़ा बनाओ, इसको गाढ़ा बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है? कौन है जो ध्वनि के वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है? तो प्रेशर यानी कि आपका दाब है। क्या? दाब जो है आपका ध्वनि के वेग के ऊपर निर्भर नहीं करता है। संवेदनहारी यानी कि एनिस्थेटिक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग आपका NO2 का किया जाता है। किसका? NO2 का प्रयोग किया जाता है। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता जो विशेषता आपका है संघीय सरकार की है। किसकी? संघीय सरकार की दोहरी नागरिकता के बारे में है। जैसे कि आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आपको एक अमेरिका का अलग से सिटीजनशिप मिलेगा। अगर वहाँ के बोस्टन शहर में रह रहे हैं, बोस्टन राज्य में रह रहे हैं, तो वहाँ का अलग आपको सिटीजनशिप मिलेगा। तो दोहरी नागरिकता के बारे में बताया गया है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है? तो ऑक्टेन संख्या में। किसमें? ऑक्टेन संख्या में। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 78.03% सबसे ज़्यादा जो मात्रा है वो नाइट्रोजन का, उसके बाद ऑक्सीजन का है। ठीक है। अच्छा चलिए, मिट्टी के अपमार्जन कैसा होता है? तो मिट्टी के अपमार्जक कौन कौन है या फिर कौन है? मिट्टी के जो अपमार्जन है ये आपके शैवाल हैं। कौन है? शैवाल जो है मिट्टी के अपमार्जन है। भारत के कौन से संविधान के कौन सा अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है? तो आर्टिकल 39 जो कि आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए असई भवन परीक्षण किया जाता है? तो ये जो परीक्षण किया जाता है आपका आंतरिक आयु को बताने के लिए। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो? दो प्रकार का रासायनिक होता है, एक भौतिक अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तब रासायनिक अभिक्रिया में जो है इसमें आपका है पानी का भाप में बदल जाना। अगर पानी को गर्म कीजिएगा तो भाप में बदल जाएगा, परंतु भाप को फिर ठंडा करेंगे तो पानी में बदल जाएगा। तो ये जो अभिक्रिया है रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो भौतिक अभिक्रिया का ये उदाहरण हो गया। और जैसे कागज़ का जलना, जैसे कागज़ जल गया उसके बाद फिर कागज़ बना सकते हैं जला हुआ को? नहीं। तो ये अभिक्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया। भोजन का पचना, पचने के बाद फिर पुनः भोजन तो नहीं बनेगा। कोयले का जलना, वो जो राख है पुनः कोयला नहीं बनेगा। ये सब अभिक्रिया आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलागा। अब ये जो पानी का भाप में बदलना आपका भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो ये आंदोलन जो शुरू किया था आपका साबरमती आश्रम से किया था। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। इसके साथ साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था,
जो कि महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में हुआ था उसमें कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। अब बाबा भीमराव अम्बेडकर गोलमेज के तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला वायसराय था? तो पहला वायसराय 1858 ईस्वी में, यानी कि 1857 के सिपाही युद्ध के बाद 1858 ईस्वी में बना। उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग। ये जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। धन या फिर पूंजी किसका उदाहरण है? धन या फिर जो भी पूंजी है ये उदाहरण आपका है चलायमान पूंजी का। किसका? चलायमान पूंजी का। फार्मूला द्वारा प्रदर्शित की गई प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी क्या है? तो इलास्टिसिटी आपका है पूरी तरह अप्रत्यास्थ। क्या है? पूरी तरह अप्रत्यास्थ। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है कि लाभ का अभिनव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया शुम्पीटर के द्वारा। किसके द्वारा? शुम्पीटर के द्वारा विकसित किया गया। इसमें बोला गया है, इसका जो लाभ का सिद्धांत के बारे में बोला गया है, क्या बोला गया? लाभ का अभिनव सिद्धांत शुम्पीटर ने विकसित किया। जोसेफ एल्वाइन शुम्पीटर, जिनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ और 1950 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ऑस्ट्रिया में जन्मे और अमेरिका की अर्थशास्त्री एवं सामाजिक वैज्ञानिक बने। उन्होंने व्यवसाय चक्र एवं आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण किया। कौन? तो शुम्पीटर ने आपका व्यवसाय चक्र एवं आर्थिक वृद्धि का विश्लेषण किया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि तकनीकी नवप्रवर्तन वृद्धि का प्रमुख कारण है। उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम इम्पोर्टेंट है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एवं डेमोक्रेसी, यानी कि जो कि पुस्तक 1942 ईस्वी में आया था, यह उल्लेख किया था कि पूंजीवाद सफल होने पर वह समाजवाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या बोले थे? जब पूंजीवाद सफल होगा तो वह समाजवाद के रूप में का धारण कर लेगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेट नंबर 3। यानी कि अभी तक आपने 60 क्वेश्चन देख लिया, इसके अलावा आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिली। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, सेट नंबर 3 का। हाँ, अब इसके पहले अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए और फेसबुक टेलीग्राम पे एविडेंट क्लासेस को सर्च करके सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है, उस मांग को क्या कहते हैं? उस मांग को हम लोग बोलते हैं बेलोज। क्या बोलते हैं? बेलोज। जब किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसके मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है तो उसकी मांग क्या कहलाती है? तो उसकी मांग जो कहलाती है बेलोज कहलाती है। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के रचयिता कौन थे? तो इसके बारे में आपने पिछले ही सेट में क्या था, ये थे J.M. केन्स। कौन थे? J.M. केन्स ने एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एवं मनी पुस्तक लिखे थे। लाभ का गतिशील सिद्धांत के प्रस्तावक कौन थे? तो लाभ के गतिशील सिद्धांत के प्रस्तावक थे क्लार्क। क्या नाम था इनका? क्लार्क के जो थे लाभ के प्रतिफल सिद्धांत के जनक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2G में जी का क्या प्रयोग मतलब है? जैसे बोलते हैं ना 5G 4G, तो ये जनरेशन हुआ। क्या हो गया? जी का मतलब हो जाता है जेनरेशन। क्या हो जाता है? जेनरेशन। उत्पादनों के निमित्त उसके उद्यमी को मिलने वाली पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? पारिश्रमिक को हम लोग बोलते हैं शकल। उत्पादनों के निर्मित उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिकी को हम लोग
शकल बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। कब स्थापना किया गया था इसका? 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। राजनीतिक शास्त्र को अर्थशास्त्र किसने कहा? तो एक कहने का श्रेय जाता है आपका वकील को। किसे जाता है? वकील को। राज्य के अधीन क्या होता है? तो राज्य के अधीन केवल आंतरिक संप्रभुता ही होता है, क्योंकि बाह्य संप्रभुता तो देश के अधीन के अंतर्गत आता है। तो राज्य के अंतर्गत जो आता है सिर्फ और सिर्फ आंतरिक संप्रभुता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? कार्य का अधिकार तो आपका राजनीतिक अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार भी आपको मौलिक अधिकार में आता है। अभिव्यक्ति का अधिकार भी आपका मौलिक अधिकार के रूप में ही आता है। तो मताधिकार जो आपका होता है, मत का अधिकार जो आता है आपका राजनीतिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है। तो आर्टिकल 324 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 326 में बोला गया है कि भारत में जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा हो गया उसे व्यक्त मताधिकार मिल जाता है। यानी कि इसके बारे में जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 326 में किया गया है। निम्नलिखित में किसने प्रवाहक समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है? तो विधानमंडल का जो तीसरा सदन माना है, ये माना है किसने? तो ये माना है आपका HM फाइनर ने। किसने माना है? HM फाइनर ने। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? देखिए दो लड़ाई उस वक्त हुआ था। एक हुआ था तराइन में जो 1991 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गोरी हार गया था। परंतु अगले साल पुनः मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और 1192 का जो युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और मोहम्मद गोरी की विजय होती है। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था, यानी कि 1192 के युद्ध में हराया था। अच्छा, चंदावन या चंद्रवरदाई के साथ जो झगड़ा हुआ था 1194 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था। चलिए अब थोड़ा सा हमको ये बताइए, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था हेमू और आपका अकबर के बीच में कौन सा साल हुआ था? चलिए बता देता हूँ, 1556 ईस्वी में हुआ था। तो आपको सिर्फ बताना है हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था और कौन सा साल में लड़ा गया था, ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यवर्गीय एवं चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ? तो ये जो बंटवारा आपका हुआ था सूरत सेशन के दौरान हुआ था। किसमें हुआ था? 1907 ईस्वी में बंटवारा हो गया था। इसमें 1907 ईस्वी में बंटवारा हो गया था। चरमपंथी और नरमपंथी के बीच में बंटवारा हो गया था। निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 ईस्वी में चीन का दौरा किया? तो ये साहब का क्या नाम था? तो इनका नाम था रिचर्ड निक्सन। क्या नाम था? रिचर्ड निक्सन ने आपका चीन का यात्रा किया। चीन के भी वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम डोनाल्ड ट्रंप है। रशिया के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है आपका जॉन मॉरिसन। और आपको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम भी बताना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आपको नाम बताना है। निम्नलिखित में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बुद्ध का समकालीन कौन था ये आपको बताना है। तो ये थे बिंबिसार, जो थे गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। अब आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और कौन सा साल हुआ था। ठीक है, अब साथ ही आपको ये भी बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
कहाँ दिया था, कौन सा जगह पे इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष शुरू हुआ था। तो ये जो संघर्ष शुरू हुआ था आपका महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में। किसके शासन काल में? महेंद्र वर्मन प्रथम के शासन काल में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ये श्रेय जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। कहाँ है? कैनबरा है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री का नाम तो आपको बताना है, बताइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो सैंडल पीक आपका स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। निम्नलिखित में से सही जोड़ को चुनना है। तो सही जोड़ आपका है मलेशिया प्राकृतिक रबर के लिए प्रसिद्ध है। मलेशिया जो है प्राकृतिक रबर के लिए प्रसिद्ध है। पर मलेशिया से भारत बहुत ज़्यादा पाम ऑयल का तेल मंगवाता है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल जो आपका है ये 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। अच्छा, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन है? सबसे छोटा जो हवाई मार्ग है ये आपका पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन है। कहाँ? पर्थ, अंकारा, पेरिस, लंदन। ठीक है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। आपका फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। और लंदन हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के जो पर होते हैं समवृत्ति अवयव होते हैं। क्या होते हैं? समवृत्ति अवयव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन मनुष्य के शोषण रंजक है? तो होमोग्लोबिन जो क्या करता है? होमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को सभी जगह पहुंचा देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, होमोग्लोबिन। काला काला बाजार यानी काला जार किससे संचारित होता है? काला जार जो संचारित होता है ये आपका सिकता मक्खी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? सिकता मक्खी के द्वारा होता है। निम्नलिखित में कौन कीटाहारी पादप है? तो कीटाहारी पादप इसमें कौन है? तो ये है ड्रोसेरा। कौन है? ड्रोसेरा। और सब रेफ्लेसिया क्या? रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया का। ठीक है। बीज प्रस्तुत किससे नियंत्रित होता है? बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रित होता है? तो नियंत्रित ये हो जाता है इंडोल एसिटिक अम्ल के द्वारा। किससे? इंडोल एसिटिक अम्ल के द्वारा होता है। घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? तो मलेरिया परजीवी जो आपके हैं प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। कौन होते हैं? प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखता है? तो अशोक पर जो कलिंग युद्ध का प्रभाव आपका दिखता है शिलाओं पर उत्कृष्ट 13वें राजा देश में। किसमें? शिलाओं पर उत्कृष्ट 13वें राजा देश में। यूरिया किसमें संश्लेषित होती है? तो यूरिया जो संश्लेषित होती है ये आपका यकृत में होती है। कहाँ संश्लेषित होती है यूरिया? तो आपको यकृत में। आपको बताना है कि यूरिया में सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, चलिए। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? तो जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का जो परम स्रोत है आपका जल की गतिज ऊर्जा। क्या है? जल की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², जहाँ मास है v है जो वेलोसिटी है। क्रिकेट में विकेट के 2 सेटों के बीच 22 गज की दूरी होती है। कितना गज की दूरी होती है? 22 गज की दूरी होती है। तो ये सेट नंबर 3 था। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए, जितना हो 1 से 2 बार पूरा वीडियो को रिवीजन कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है। कल मिलते हैं सेट नंबर 4, 5, 6 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।